नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं 5 की बात। शुरुआत करते हैं कर्नाटका की खबर से, जहां पर यौन उत्पीड़न के भयावह मामलों के आरोपी और पूर्व प्रधानमंत्री के पोते प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हो सकता है। सीबीआई ने इंटरपोल को चिट्ठी लिखकर ये नोटिस जारी करने का अनुरोध किया है, लेकिन क्या रेवन्ना के मामले में ब्लू कॉर्नर नोटिस काफी है? दरअसल ये रेड कॉर्नर नोटिस से अलग है। ब्लू कॉर्नर नोटिस जो है, इसे भी इंटरपोल के जरिए ही जारी कराया जाता है, लेकिन इसका मकसद बस आरोपी की पहचान सुनिश्चित करना होता है और इसके जरिए आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी ली जाती है। अगर कोई आरोपी विदेश में हो तो इसके बाद उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध भी हो सकता है। इससे आरोपी की गिरफ्तारी में मदद मिल सकती है, लेकिन ब्लू कॉर्नर नोटिस किसी पर भी बाध्यकारी नहीं है। यानी कि दो देशों के आपसी संबंधों पर निर्भर करता है कि ऐसे किसी अनुरोध को कितनी गंभीरता से दूसरा देश लेगा। दरअसल ब्लू कॉर्नर नोटिस इंटरपोल द्वारा जारी किए जाने वाले कई रंग के नोटिसों में से एक होता है। हम जानते हैं कि रेड कॉर्नर नोटिस होता है, जो कि बहुत बार आपने सुना होगा। एक ब्लू कॉर्नर नोटिस भी होता है, यानी कि कुछ बातें साफ हैं। ये दिल्ली और बेंगलुरु से बहुत दूर बैठे एक गंभीर आरोपी के खिलाफ एक हल्का कदम है। समझने की कोशिश करेंगे कि इस कदम के बाद उसे वापस लाने में कितनी मेहनत लगेगी, कितनी मेहनत और करनी पड़ेगी। हम आपको ये भी दिखा दें कि प्रज्वल रेवन्ना जो है, जिसके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप है, इस दौरान रेवन्ना द्वारा यौन उत्पीड़न के बनाए गए 2500 से ज्यादा वीडियो सार्वजनिक तौर पर घूम रहे हैं। ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इन वीडियो में जो महिलाएं नजर आ रही हैं उनका अब क्या हाल हो रहा होगा। इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बीते 10 दिनों में इन वीडियो में दिखने वाली कई महिलाएं अपना घर छोड़ चुकी हैं। जिस महिला ने पहली रिपोर्ट लिखवाई उसके घर भी ताला लगा है। ये महिला रेवन्ना के घर सहायक की तरह काम करती थी। हासन के पास के एक गांव में जेडीएस के लिए काम करने वाली कई महिलाएं अब कहीं नहीं दिखाई दे रही हैं। कई मामलों में अब उनके साथ काम करने वाली महिलाओं से उनके पति पूछताछ कर रहे हैं। एक जिला पंचायत सदस्य ने 3 साल तक रेप की शिकायत की थी। वो अब पूरे परिवार के साथ गायब है। हालांकि अब एसआईटी ने इन पीड़ितों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये खबर अभी नई आई है कि एसआईटी ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और ये नंबर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, 6360938947। ये हेल्पलाइन नंबर है जिस पर महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि ये जो अपराध है जिसका आरोप है प्रज्वल रेवन्ना पर, वो कितना बड़ा है और इसका स्केल कितना बड़ा है। कितनी ज्यादा महिलाएं शिकार हुई हैं कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी करना पड़ा है कि इस पर महिलाएं जो हैं वो शिकायत दर्ज कराएं। ये बहुत अहम पहल है, लेकिन सवाल ये है कि जब तक ताकतवर देवेगौड़ा परिवार का ये मुख्य आरोपी गिरफ्त में नहीं आता, तब तक क्या इंसाफ की कोई गुंजाइश होगी या इस परिवार का खौफ कम हो पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है कि आगे ये जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, वो क्या करेंगी, उनके लिए इंसाफ की क्या उम्मीद है। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए जुड़ रही हैं खुशबू जैन, जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, और विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी। खुशबू जैन, सबसे पहली बात कि ये जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, जिनके घरों पर ताले अब लगे हुए हैं, उन महिलाओं का क्या हाल होगा जिनके इतने वीडियोज अब सर्कुलेट हो रहे हैं, पूछताछ हो रही है और एक बहुत बड़े मेंटल ट्रॉमा से वो अब गुजर रही हैं। जब तक ये आरोपी पकड़ा नहीं जाता, या पूरा जो ये एक ताकतवर परिवार है, उसके लिए कोई कार्रवाई अगर नहीं होती है तो क्या उम्मीद बच जाती है। हालांकि एसआईटी ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, पर कितना काम आएगा ये हेल्पलाइन नंबर? शिकायत ही तो दर्ज होगी इस पर।
नहीं, अगर आप ओवरऑल इसको देखेंगे तो तीन पहलू में इसको हम बांट सकते हैं। पहला, कि सरकार क्या कर रही है या फिर एसआईटी क्या कर रही है इन पीड़ितों के लिए, तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर देना बहुत सही चीज़ है। बिकॉज जो ये जितनी भी पीड़िताएं हैं, ये डर के मारे, सोसाइटी के डर के मारे, पावर के अंदर या फिर ब्लैकमेल, किसी ना किसी तरीके से सामने नहीं आ पाई, अभी तक सामने नहीं आ पाई, मतलब उनके अंदर कोई डर था। तो वो डर को भगाने के लिए, उनका साथ देने के लिए हेल्पलाइन नंबर काम आएगा। दूसरी चीज जो आपने कही, उसके लिए ये देखना होगा कि ये एक प्रिवेसी के अंडर आता है, और मॉडेस्टी ऑफ वुमेन जो हमारा आईटी एक्ट है, उसमें हर्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, बिकॉज आप जो वीडियोस देख रहे हैं जो सर्कुलेट हो रहे हैं, या उनकी आइडेंटिटी बाहर आना क्रिमिनल ऑफेंस है। तो जिसने भी ये वीडियो बाहर की है, पहला तो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, बट अगर ये गुड फेथ में या जिस भी तरीके से आ गई है बाहर, तो एक एक और चीज बाहर आ जानी चाहिए, जहां पे जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, उन सबको ये गाइडलाइंस आ जाए कि ये जितने वीडियोस है इन सबको टेक डाउन कर दे ऑन एन इमीडिएट हम्म। बेसिस, ताकि हम्म। ताकि इनकी जो आइडेंटिटी है ये अलग हट जाए। तो एक क्रिमिनल केस तो एक अलग से जो चलेगा चलेगा, एसआईटी की जो प्रोब है वो चलेगी, मतलब इन जो पीड़िता है इन सबके पास में राइट होता है, हर औरत के पास में राइट होता है कि वो अपनी आइडेंटिटी इसमें छुपा के रख सकती है। तो ये जो एक्सरसाइज ऑफ राइट है, अगर वो खुद नहीं कर पा रही है तो सरकार को ये एक्शन इमीडिएटली ले लेनी चाहिए। तीसरी चीज जो आपके उसमें से आई है कि अब आगे क्या क्या ये इन्वेस्टिगेट होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कंप्लेंट है, तो यहीं से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। बिकॉज अगर आप इन सबको इंडिपेंडेंटली करना शुरू करेंगे, तो वहीं तो डर था, वहीं तो भय था, वहीं तो हम सोसाइटी को लेकर परेशान थे और पावर से डर रहे थे। तो अगर इसको मास में क्लब करके एक साथ कोई इन्वेस्टिगेशन उठ रही है, तो इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ आप देखोगे चलते चलते इन सब लोगों से कॉन्टैक्ट करके, इनकी आइडेंटिटी को, गोपनीयता को सुरक्षित रखते हुए, एक इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में इस इंसान के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। फेयर इन्वेस्टिगेशन की जो बात करते हैं वो हो सकती है। बिकॉज अगर इंडिपेंडेंटली हर केस को चलाएंगे, तो मुश्किल है इन सब पीड़िताओं का बाहर आना, तीन चार फैक्टर्स के कारण, पैसा, जी। पावर, डर, सोसाइटी का डर, हम्म। सब कुछ। हम्म। हम्म। तो तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही, बहुत अच्छी तरह से आपने बताया कि एक तो बहुत अच्छा कदम है ये, पहला कदम कि एसआईटी ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किए ताकि महिलाएं बिना किसी डर के इसके ऊपर अपनी शिकायत दर्ज करा सके। दूसरी बात कि जो वीडियोस इतने ज्यादा फ्लोट कर रहे हैं उनके ऊपर फौरन तत्काल प्रभाव से रोक भी लगाई जानी चाहिए कि ये वीडियोस इस तरह से सर्कुलेट ना हो। किसी भी महिला की मॉडेस्टी का ये सवाल है। और इसके अलावा ये कि अब ये शुरुआत हुई है कि इनको पकड़ा जाए या इनके इंसाफ के लिए काम हो, पर विक्रम सिंह जी, ये जो ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है, रेड कॉर्नर की बात में बहुत लोगों ने सुना है, ब्लू कॉर्नर रेड कॉर्नर से कैसे अलग है? और ये ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करना क्या इस वक्त काफी है? उससे आरोपी, जो तथाकथित आरोपी हैं जिनके ऊपर आरोप है, उन पर किस तरह की कार्रवाई हो पाएगी? नगमा जी, जो 7 तरीके के नोटिसेस होते हैं इंटरपोल के, 7 रंग के, और 7 रंगों का अभिप्राय अलग अलग होता है। रेड के बारे में आपने किया है, जो सजा याफ्ता होता है उसकी गिरफ्तारी को दस्तयाब करने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस होती है। ब्लू उसकी स्टेज के पहले आती है, कि चार्जशीट के पहले या चार्जशीट के इमीडिएटली बाद। क्यों? एक अपराधी आरोपी को की शिनाख्त यानी आइडेंटिटी, दूसरे उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करना, तीसरे उसका लोकेशन प्राप्त करना, और चौथे उसको किसी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अगर कोई अपराधी पलायित है तो उसको चिन्हित करके उसके लोकेशन को देख करके उसको दस्तयाब कराना, या उसकी गिरफ्तारी अगर आवश्यकता होगी तो उस पर कार्रवाई करना। और इसके बारे में अब आपने काफी नाकाफी कहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपने यही कहा कि इस तरीके की नोटिसेस देना, और उसमें आपने प्रारंभिक संबोधन में कहा कि पारस्परिक संबंध अगर अच्छे हैं तो कार्रवाई हो जाएगी। मसलन अगर हम पाकिस्तान को ब्लू कॉर्नर रेड कॉर्नर देंगे, मान के चलिए कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन वही दुबई को भेज देंगे तो तुरंत फौरी कार्रवाई होगी, जो कि पहले भी इसके तमाम उदाहरण है कि दुबई ने बहुत पूरी तरीके से कोऑपरेट हमारे साथ किया। अब हम सोचते हैं वहां बाहर आप क्यों जाएं? आप जो कर सकते थे उतना ही, इतनी कृपा अपने ऊपर कर लीजिए। ये जो वीडियोस थे, खुशबू जैन जी ने बहुत विद्वतापूर्ण वक्तव्य दिया। पहले इसको दंडनीय अपराध कीजिए कि अगर किसी ने जी। इसको चलाया तो उसकी सजा होगी। नंबर 2, कि आप चाहते तो आप इनकी चल अचल संपत्ति कुर्क कर सकते थे, वो आपने किया नहीं। तो आप ब्लू कॉर्नर नोटिस ये देखिए, जिस रोग में आपको बाईपास सर्जरी करनी चाहिए थी, वहां पर अभी आप च्यवनप्राश खिला रहे हैं। ये क्या आपकी मजबूरी है? लेकिन जो आप अपने घर में कर सकते थे पहले उतना तो कर लीजिए। आप एसआईटी में, मेरा एक और परामर्श होगा, उसकी अध्यक्षता सिंह साहब न करे, कोई महिला करे, क्योंकि औचित्यपूर्ण यह है कि महिलाओं के लिए आपने हेल्पलाइन लगा दी। आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप वर्दी पहन रहे हैं, आक्रामक होकर के पता लगाइए महिलाएं भूमिगत हो गई, आसमान निगल गया या जमीन में खा गई।
इस तरीके की पलायनवाद और एक तरीके से उभय धर्मिता ये शोभा नहीं देती है पुलिस को, क्योंकि हमें साफ दिख रहा है कुर्की आपने की नहीं, चल संपत्ति कुर्क की नहीं, आपने महिलाओं का पता लगाने के लिए उनकी सूचना देने के बारे में पुरस्कार की घोषणा की नहीं। हमें तो ऐसा लगता है कि आप चले बहुत, पहुंचे कहीं नहीं, और इस रफ्तार से मैं बड़ा निराश हूं कि आप कहीं पहुंच भी नहीं पाएंगे। महिलाओं के साथ जो सरकार ने कदम उठाए हैं वो बिल्कुल नाकाफी हैं। जहां बाईपास सर्जरी की जरूरत थी वहां पर अभी आप च्यवनप्राश दे रहे हैं, चले बहुत पर पहुंचे कहीं नहीं। कई महत्वपूर्ण बातें जो सम अप करती हैं कि किस तरह से अभी जो कार्रवाई हुई है प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ वो बहुत कम है एक इतने बड़े अपराध के लिए जहां पर हजारों महिलाओं का सवाल है। खुशबू जैन, जिन महिलाओं की हमने बात की है वहां पे अब और बहुत सारे नए केसेस आ रहे हैं और एक दूसरी तरह की समस्या भी इन्हें आ रही है। बहुत सारे घरों में अब पूछताछ होने लग गई है उन लोगों से जिन्होंने कहीं भी जेडीएस के लिए काम किया। जिन महिलाओं ने, बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो लापता हैं जो जेडीएस की कार्यकर्ता थीं। यानी इतने बड़े स्केल पर ये क्राइम फैला हुआ है, तो इन महिलाओं की मदद के लिए इस वक्त हम और क्या कर सकते हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं सरकार से? हेल्पलाइन नंबर 1 शुरुआती कदम है, पर इन महिलाओं को उससे बहुत ज्यादा एक आपने वो वीडियोस डिलीट होने की भी बात की थी, और इंसाफ की क्या उम्मीद इन्हें होनी चाहिए? इस मामले में किस तरह की सजा हो सकती है आरोपी को? ये बहुत ही हीनियस क्राइम है। हम कोई एक क्राइम की बात नहीं कर रहे हैं कि कोई एक केस आ गया और किसी एक केस को लेकर हम उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, बट ये एक मास बिल्कुल सिस्टमैटिकली एक सालों चलता रहा है। और अगर आप देखें तो अगर ये एक लड़ाई है पावर मतलब पॉलिटिकल पावर या फिर मसल या फिर मनी पावर वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ सरकार की नहीं बल्कि पूरे देश की, सिर्फ विमेन की नहीं पूरी सोसाइटी की। बिकॉज यहाँ पर अगर हम सकम होते रहे इन पावर के कारण तो हम उसी स्टेट में हैं जहाँ पे हम कहाँ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, कहाँ हम हमारा देश आजाद हो गया की बात कर रहे हैं। बिकॉज अगर 50% हमारी पॉपुलेशन है वो अभी भी इस डर के साथ जी रही है, भय के साथ जी रही है कि जो भी इंसान जिसके पास पावर है, जिसके पास में पैसा है, जिसके पास में पॉलिटिकली कंट्रोल है, वो कभी भी आपका फायदा उठा सकते हैं। और अगर उससे आप डर के जी रहे हैं तो हम कौन सी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? ये आपको और मुझे हम सबको डिस्कस करना पड़ेगा। इसके लिए जब आपका जो क्वेश्चन है उसका अगर मैं सीधा जवाब दूं तो हमको वो सिचुएशन लानी पड़ेगी कि हम इस केस को एक इंडिपेंडेंट सीरियस केस को माने, इसके इन्वेस्टिगेशन को इतना स्ट्रांगली करें, हम उन सारी औरतों को बिना भय के प्रोटेक्शन दे, सरकार उस तरीके का प्रोटेक्शन दे कि वो बिना डर के सामने आए। वो गोपनीयता बहुत जरूरी है बिकॉज हम अभी भी उसी सोसाइटी में, सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करना आज के लिए जरूरी नहीं है कि आज एकदम से हमने बोला और वो चेंज हो जाएगा। तो वो गोपनीयता है बिकॉज ये सारी औरतें वो होगी जिनके साथ में फैमिली इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है और उनकी खुद की एक इमेज इन्वॉल्व है। तो इसको लेकर ये लाना बहुत जरूरी है कि आप इतनी फेयर और इतनी स्ट्रांग और इतनी फास्ट इन्वेस्टिगेशन करें और इसका सॉल्यूशन लेकर आए कि कोई और जिसके पास मसला, जिसके पास पावर है, वो ये ना डरे कि अगर मेरे पास में पावर है तो मैं लॉ के ऊपर हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये संदेश देना कि जो जिसके पास मसल पावर है, मनी पावर है, वो ये ना समझे कि मैं लॉ के ऊपर हूँ। विक्रम सिंह जी, यानी कि अभी जो कुछ हुआ है इसे हम एक गंभीर आरोपी के खिलाफ बहुत हल्का कदम मानेंगे। ये ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जो अब जारी किया गया है, हल्के में हल्का। खुशबू जी के निर्भीक वक्तव्य को मैं बहुत प्रसन्न होता अगर पुलिस कमिश्नर या पुलिस महानिदेशक की तरफ से आता कि महिलाओं को, पीड़ित पक्ष को हम सुरक्षा देंगे। नहीं कहा गया। हम कोई मुफीद सूचना देगा उसके ऊपर हम नगद पुरस्कार देंगे 5 लाख 10 लाख, हम उनके आइडेंटिटी को गोपनीय रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं आया। हमें लगता है कि इस तरीके से अनबने तरह, जिसको एक तरीके कहते हैं कि जो आप खाना पूरी कर रहे हैं, कागज का पेट भर रहे हैं, ये वो नहीं है। आपको बिल्कुल प्रोएक्टिव हो करके आगे बढ़ के उनकी सुरक्षा का, महिलाओं का, और एक अकस्मात इतनी महिलाएं भूमिगत हो गई, ये क्या अपने में आश्चर्य नहीं है? इसके लिए अलग केस एक रजिस्टर होना चाहिए जिसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आपने कहा कि उम्मीद करते कि पुलिस की तरफ से कुछ और बयान आते और उनकी जानकारी देने के लिए कुछ इनाम की घोषणा होती, या बहुत हल्के में हल्का कदम है ये जो ब्लू कॉर्नर नोटिस अभी जारी हुआ है। धन्यवाद आपका विक्रम सिंह जी और खुशबू जैन हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण है ये मुद्दा और बहुत बड़ा है ये अपराध। हम लगातार इस पर खबरें दिखाते रहे हैं एनडीटीवी पर और इस पर हम चर्चा आगे भी करते रहेंगे। मकसद ये है हमारा कि ये लोगों के जहन से हटे नहीं, इतना गंभीर अपराध है, इसमें इंसाफ जरूर हो। ब्रेक के बाद आपको हम ये दिखाएंगे कि झारखंड में क्या हो रहा है, छापे में किसके यहां से हुआ है 30 करोड़ कैश बरामद।
झारखंड सरकार के मंत्री हैं आलमगीर आलम और आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल, जिनके सहायक के ठिकाने से ईडी ने करीब 30 करोड़ नकद बरामद किए हैं। चुनाव के बीचों बीच 30 करोड़ कैश बरामद किया गया और ये अभी भी गिनती हो रही है। सुबह ये रेड शुरू हुई है ईडी की, फिलहाल अब चल रही है रेड, पैसों की गिनती जारी है। एजेंसी के अधिकारी नोट गिनने की मशीन से रुपयों की गिनती कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटे मोटे पैसे नहीं है, 30 करोड़ कैश है। वहीं मंत्री आलमगीर आलम दावा कर रहे हैं कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्रालय में टेंडर कमीशन घोटाला मामले में ईडी ये कार्रवाई कर रही है। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद पीएमएलए के तहत 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इसके अलावा ईडी की ये कार्रवाई निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम और उनके करीबियों के ठिकानों पर भी की जा रही है। संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा पीएस है और हम लोग भी जब भी पीएस वीएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी 2 मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। तो हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हैं इस वक्त, हरिवंश। हरिवंश, ये नोटों की गिनती अभी भी जारी है, छापा जारी है, सुनते हैं कि मशीन से गिनती हो रही है, 30 करोड़ का मामला है और कई लोगों के यहाँ पर ये ईडी की रेड चल रही है। तो इस पर क्या जानकारी है, कहाँ कहाँ कौन कौन है ये करीबी जिनके यहाँ पे इस वक्त ईडी रेड हो रही है? बिल्कुल नगमा, ये जो है कांग्रेस के कोटे से वरिष्ठ नेता हैं और झारखंड सरकार में जो है मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। उनके ओएसडी संजीव लाल के नौकर के घर से ये रुपए की बरामदगी हुई है। सुबह 4 बजे ईडी करीब 9 ठिकानों पे छापेमारी शुरू की थी और वो छापेमारी अभी तक चल रही है। और संजीव लाल के नौकर के घर से अमाउंट इतना ज्यादा है कि करीब 7 मशीनें लगाई गई है, जिसमें 4 मशीन खराब हो गई थी, तो फिर मशीन को बैंक से बुला के और लगाया गया है। तो नोटों की गिनती जारी है। कपिल राज जो है ईडी के डिप्टी डायरेक्टर, वो अभी जस्ट पहुंचे हैं और वो देख रहे हैं कि आखिर कितना नोट बचा हुआ है और कितना समय और लगेगा। तो नोटों की गिनती जारी है। साथ ही संजीव लाल के एक करीबी हैं बिल्डर, उनके यहाँ रांची में छापेमारी हुई थी, उसमें करीब 3 करोड़ की बरामदगी हुई है। तो कुल मिला के अभी सुबह 4 बजे जो छापेमारी शुरू हुई थी वो अभी तक चल रही है और लगातार ईडी के अधिकारी जो है वो पहुंच रहे हैं और नोटों की गिनती जारी है। जी नगमा, तो जी धन्यवाद आपका हरिवंश। नोटों की गिनती जारी है, अभी चल रही है। बीचों बीच ये छापा पड़ा है चुनाव केस में, 30 करोड़ की बरामदगी हुई है। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबर। क्या अपडेट है, क्या ताज़ा खबर है हमास और इजराइल के बीच जारी युद्ध की। इजराइल और हमास के युद्ध में युद्ध विराम और दूर होता नजर आ रहा है। रविवार को गाजा पट्टी से कई रॉकेट दागे गए। बॉर्डर क्रॉसिंग कैरम शालोम पर चलाए गए इस रॉकेट में 3 इजरायली सैनिक मारे गए और 12 के घायल होने की खबर है। हमास ने इस रॉकेट हमले की जिम्मेदारी भी ली, जिसके बाद ये बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर दी गई। यहीं से गाजा में मदद की सामग्री या एड भेजी जा रही थी। तो युद्ध शुरू हुए 7 महीने हो गए। इजराइल रफा पर हमले की धमकी देता रहा है, लेकिन अब इजराइल ने फिलिस्तीन से रफा का इलाका खाली करने को कहा है। यहां पे हमास के ठिकानों पर हमले की तैयारी, क्या ये इशारा माना जा रहा है? इजराइल लगातार ये धमकी देता रहा है कि वो रफा पर भी हमला करेगा। इसकी आलोचना भी की गई, क्योंकि रफा वो इलाका है जहां पर फिलिस्तीनियों ने शरण ले रखी है। युद्ध से बेघर हुए लोगों का ये ठिकाना है और यहाँ करीब 10 लाख शरणार्थी हैं। अब फोन पे मैसेजेस आ रहे हैं और अरबी में, और फोन कॉल से लोगों को रफा से 20 किलोमीटर आगे जाने के लिए कहा गया है। हमास मीडिया के मुताबिक कुछ हवाई हमले शुरू भी हो गए हैं। रफा के इलाके में कुछ हवाई हमले अभी होने लगे हैं।
तो आपको ये भी दिखाएंगे कि जो रफा का इलाका है वो दरअसल फिलिस्तीन के इस नक्शे में या इजराइल फिलिस्तीन के बीच में जो गजा पट्टी है उसमें है कहां पर, मैप के जरिए। इजराइल का कहना है कि रफा में हमास के हजारों ठिकाने हैं। ये आप इस पे देख सकते हैं कि यहाँ पर का जो इलाका है वो गाजा पट्टी है, जो शेडेड इलाका आप देख रहे हैं, और उसमें ही गाजा में ऊपर में ये जो बॉर्डर है वहाँ पे रफा का इलाका है जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं। ये दक्षिण की तरफ इलाका आता है रफा, और ये बॉर्डर इसमें लगता है इजिप्ट से भी, यानी कि मिस्र से सटा हुआ वो इलाका है जहां पर लोगों ने शरण ले रखी है। और आपको बता दें कि इजिप्ट यानी मिस्र यहां पर मीडिएशन कर रहा है कि यहां पे किसी तरह से युद्ध विराम हो जाए। लेकिन ये मानना है इजराइल का कि रफा में बहुत सारे बंधक भी हैं और हजारों ठिकाने हैं यहाँ पर हमास के, और रफा पर कब्जे के बगैर जीत पूरी नहीं होगी। अब रफा पर इस हमले से भारी नुकसान की आशंका है, जान माल की। इस तबाही से पश्चिमी देश और साथ ही पड़ोसी मिस्र चिंतित है। मिस्र हमास और इजराइल के बीच संधि के नए दौर की बातचीत में मध्यस्थता कर रहा है। काहिरा टीवी के मुताबिक इजराइल हमास के बीच इस मौजूदा एस्केलेशन को रोकने के लिए इजिप्ट के वार्ताकार और भी कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सीज फायर की इस बातचीत को कैरम शलोम बॉर्डर पर हमास के हमले के बाद से झटका लगा है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि इजराइल जो रफा पर हमला करने की बात कर रहा है, तो इस रफा प्लान में क्या अमेरिका इजराइल का साथ देगा? रफा पर हमले को लेकर सभी पश्चिमी देशों ने इजराइल को रोका था। अब इजराइल के रफा पर हमले के प्लान ने वॉशिंगटन और इजराइल का कूटनीतिक टकराव बढ़ा दिया है। तो हमारे साथ इस पर जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत प्रभु दयाल जी। धन्यवाद आपका। ये इस वक्त रफा पर हमले की जो तैयारी दिख रही है, पहले बार बार इजराइल कहता रहा, इसकी आलोचना बहुत हुई कि इस इलाके को अब छोड़ दें, यहाँ पर शरणार्थी हैं और लाखों शरणार्थी हैं। अब इसके बावजूद रफा प्लान जो इजराइल का दिख रहा है, उससे क्या टकराव आप देखते हैं इजराइल और वेस्टर्न वर्ल्ड में और खास करके अमेरिका के साथ? नगमा जी, आपने ये खुद बताया कि जो काहिरा में बातचीत चल रही थी अब वो नाकाम सी होती लग रही है। इस बातचीत में जो कि सैटरडे को शुरू की गई थी, अमेरिका ने पूरी तरह से हिस्सा लिया और अमेरिका ये चाहता था और चाहता है कि ये युद्ध आगे ना बढ़े। तो शांति बहाल करने में अमेरिका जो है वो मिस्र और कतर के साथ काम कर रहा है। लेकिन अगर लड़ाई बढ़ती है तो मेरे विचार में शायद इसमें अमेरिका इजराइल को रोक नहीं पाएगा और शायद पूरी कोशिश भी नहीं करेगा। बाइडेन ने ये पहले ही कहा है कि वो अमेरिका जो है वो इजराइल का एक फ्रेंड है जो कि हर स्थिति में उसका साथ देगा। अब ये जो बातचीत काहिरा में हो रही थी, ये क्यों नाकामयाब हुई? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि इजराइल इसके बारे में कभी सीरियस था ही नहीं। इजराइल ने अपना डेलीगेशन ये जो टॉक्स हो रही है कायरो में उसमें भेजा ही नहीं। वो देखना चाह रहा था कि जो प्रपोजल दिए जाएंगे हमास को, उसके बारे में हमास का क्या रुख रहेगा। तो हमास ये चाहता है कि अगर वो किसी तरह के प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करे तो युद्ध पूरी तरह से समाप्त करने की गारंटी होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ दिन के लिए रोक दिया जाए। हमास चाहता है कि ये युद्ध पूरी तरह रुके। अब आप देखिए नेतन्याहू क्या कहते हैं। नेतन्याहू तो ये कहते आए हैं कि ये युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक हमास का पूरी तरह से खात्मा नहीं होगा। तो अब उसी में कह रहे हैं कि रफा पर कब्जे के बगैर जो है हमारी जीत पूरी नहीं होती है। तो अगर रफा पर हमला होता और ये शरणार्थी वहां बहुत बड़ी तादाद में है, आप देख रहे हैं कि अमेरिका का इंटरफेरेंस इसमें हो सकता है कि ये रफा पर हमला ना हो। अमेरिका कोशिश कर रहा है और साथ साथ मिस्र भी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से इजराइल को रोका जाए रफा पे हमला करने से, क्योंकि अगर ये हमला होता है तो इसमें बहुत भारी नुकसान होगा फलस्तीनियों का। देखिए, वहां से जो लोग
जाने की कोशिश कर रहे हैं वो सेफ एरियाज में, उनकी जो तादाद है करीब 1 लाख बताई जा रही है। तो 1 लाख तो निकल नहीं पाएंगे, वहां पर बहुत बड़ा संकट आया। अब जैसा आपने खुद बताया, एरियल अटैक शुरू हो गए और बढ़ते जाएंगे। अब एक तो बहुत गंभीर बात ये हो गई कि जो हमास ने अटैक कर दिया इजराइल में, वो जिसमें रॉकेट अटैक किया, जिसमें 3 इजरायली सोल्जर्स मर गए, उससे और तनाव बढ़ गया और जो इजरायली गवर्नमेंट है उसका रुख और सख्त हो गया। तो लग रहा है कि जो ये टेंशन है रफा में बढ़ेगा। अमेरिका नहीं चाहता, अमेरिका ये चाहता है कि रोक दिया जाए। ये बहुत चिंता की बात है, पूरे पश्चिमी देशों के लिए भी इस बात से चिंतित हैं कि रफा में अगर हमला होता है तो तनाव और बढ़ेगा। और रफा में हमला लगभग शुरू हो ही गया है, एरियल अटैक्स हो रहे हैं, इस तरह की बात वहां पे सामने आई है। यहाँ पर शरणार्थी बहुत सारे मौजूद हैं, तो इस समय एक खतरा ये भी बना हुआ है कि जिसे सेफ जोन कहा जाता था वो बिल्कुल सेफ नहीं रहा। पहले भी वहां पर वैसे काफी तबाही रही है। धन्यवाद आपका प्रभु दयाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम आज की बात में। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। और अब मोटोरोला प्रेजेंट्स टॉप स्टोरीज।